सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन गणित ज्योतिष पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। कक्षा की मुख्य आचार्य माननीय छवि बिंद्रा जी शामिल हैं। हम इनको आमंत्रित करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी, सभी को नमस्कार। गुरुजी, आज जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं पढ़ने के लिए वो है वक्रीय अवस्था, ग्रहों की वक्रीय अवस्था। तो जब हम वक्रीय अवस्था को समझते हैं तो एक पुस्तक में मुझे ये एक पैराग्राफ मिला जिसको मुझे अच्छा लगा पढ़ के, तो मैंने सोचा कि हम भी पढ़े इसे। तो वहां लिखा है कि वक्रीय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है टेढ़ा मरोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, घुमा फिरा वाला, टालम टोल करने वाला। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि वक्री ग्रहों की दशा प्राय समस्या लाती है, परंतु इसके कुछ और भी अर्थ हैं, जैसे परोक्ष, गुप्त, अज्ञात या जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें। साहित्य में वक्रीय को बुरा नहीं माना गया है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, भगवान शिव का एक नाम वक्र भी है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल खंड में राम परशुराम चर्चा के दौरान कहा है कि टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसहि न राहु। अर्थात टेढ़ा जानकर सब किसी की वंदना करते हैं, टेढ़े अर्ध चंद्रमा को राहु भी ग्रसित नहीं करता। अब जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि ग्रहण तब होता है जब पूर्ण चंद्रमा हो, तो यहाँ पर बताया गया है कि टेढ़े चंद्रमा यानी कि अर्ध चंद्रमा को तो राहु भी ग्रसित नहीं करता। वक्री को अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड कहा गया है। यह लैटिन शब्द रेट्रोग्रेड से बना गया है और जिसका अर्थ है पीछे की ओर कदम रखना। रेट्रो मतलब पीछे की ओर। तो यहाँ ये जो रामचरितमानस की चौपाई थी ये बहुत सुंदर लगी थी, मैंने इसलिए ये पेज यहाँ लगाया है। अब हमें एक चीज समझना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर जब भी ग्रह चलता है तो उसका जो पथ है यानी कि परिभ्रमण पथ जो है वो गोलाकार ना होकर अंडाकार है। अगर गोलाकार होगा तो सभी तरफ से समान दूरी पर रहेगा, लेकिन जब वो अंडाकार होगा तो कभी पास और कभी दूरी। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये चित्र बनाया है, ये इसको बीच में सूर्य मान लीजिए, और जब ये माना है ग्रह है कोई भी, तो जब वो यहाँ है तो सबसे समीप स्थिति में है, और जब वो यहाँ है तो दूरस्थ स्थिति है। तो इसको मान लीजिए कि ये नीचस्थ स्थिति है, ये समीपस्थ स्थिति है इसकी, और ये दूरस्थ स्थिति है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भ्रमण करता हुआ ग्रह अंडा गोलाकार में ना घूमते हुए अंडाकार स्थिति में घूम रहा है, और वह पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए जैसे एरो लगाया है इस तरह से घूम रहा है। ये स्थिति उसकी बनती है। और जो इनका परिक्रमा पथ है वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही सतह पर इसी तरह से सारे हैं, वो थोड़े थोड़े एंगल पर अलग अलग है, जिससे आपस में ये ग्रह एक दूसरे के साथ टकराए ना और अपने ही परिक्रमा पथ पर घूमते रहे। अब जब हम वक्रीय अवस्था की बात कर रहे हैं ग्रहों के, तो इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। कृपया माइक म्यूट कर लीजिए जिस किसी का भी माइक। इसको जब हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, माना कोई है जो अपनी कार चलाता हुआ जा रहा है और उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, मतलब बहुत लंबा रास्ता तय करना है,
तो रास्ते में कभी उसका पथ आएगा वो बहुत सीधा चलेगा, चलता है, और जब सीधा रास्ता मिलता है तो स्पीड भी ज्यादा होती है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जब अभी कभी कार से हम लोग जाते हैं कहीं पर या अपने वाहन से जा रहे होते हैं और हमें खाली रास्ता मिलता है तो अच्छे से हम लोग पूरी स्पीड से जाते हैं, उसमें हम रुकते नहीं हैं। तो जब ग्रह को भी एक खाली रास्ता मिलता है तो वो पूरी स्पीड से अपनी मौज से जा रहा दिखता है। लेकिन जब कहीं घुमावदार जगह आती है हमारे रास्तों में तो हम थोड़ी स्पीड को कम करके तब पीछे की उस रास्ते पर मूव करते हैं, और जैसे ही हमें फिर से अच्छा रास्ता मिलता है हम फिर तेजी से चलने लगते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसा मोड़ भी आता है जो बहुत स्टीप हो और बहुत ज्यादा घुमावदार हो, तो एक दो पल के लिए गाड़ी को रोकना भी पड़ता है और बहुत धीरे से निकालना पड़ता है। तो ग्रहों की अवस्था को भी इसी तरह माना जाए कि जब वो बिल्कुल प्लेन रास्ता उनको दिख रहा है तो वो सीधी अवस्था में बिल्कुल सीधा 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 चल रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो पल के लिए स्पंदन की स्थिति आती है, केवल वहां पर रुककर वो रास्ते को पहचानते हुए निकलते हैं। लेकिन क्या ये सच में होता है? क्या ये सच में ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों के साथ कि ये ग्रह स्लो हो गए, फास्ट हो गए? ये बात जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये केवल पृथ्वी से देखने वाले प्रेक्षक की नजर का धोखा है, क्योंकि ग्रह तो अपनी ही चाल से उसके अपने पथ पर चलता जा रहा है, लेकिन पृथ्वी से कुछ ऐसी कोणीय अवस्था बनती है कि हमें ऐसा लगता है, मतलब प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टने लगा। आप देख सकता है। कृपया म्यूट कर बंद कर लीजिए। दीजिए कुशल जी माइक। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ग्रह वापस जा रहा है या ग्रह सीधा जा रहा है या ग्रह की अवस्था उल्टी हो गई। वो केवल कोणीय दूरियों के हिसाब से होता है। इसी चीज को अब अगर हम पुस्तक में पढ़ें तो क्या लिखा है देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षा में गति एक समान नहीं होती। अब देखिए, अब इन्होंने कहा एक समान गति नहीं होती, यानी कि हर ग्रह अपनी अपनी गति से भ्रमण कर रहा है। जैसे एक ग्रह की स्पीड, गति मतलब स्पीड, हर ग्रह अपनी अपनी स्पीड से सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है। केपलर की गति के नियमों के दूसरे नियम पर यह आधारित है, जिसके अनुसार जब ग्रह सूर्य के निकटतम होता है तो वह शीघ्रगामी और दूरस्थ होता है तो मंदगामी होता है। अब दूरस्थ और समीपस्थ अवस्था कौन सी हो गई? जो हमने यहाँ पर समझी कि कभी कभी ग्रह उसके पास हो सकता है सूर्य के, और कभी कभी ये दूरस्थ स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ फिर से पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि सूर्य के निकटतम होता है तो वह शीघ्रगामी लगता है, हो जाता है, और दूरस्थ होता है तो मंदगामी हो जाता है। तथापि ग्रह की यह गति वास्तव में सीधी ही होती है, लेकिन भू केंद्रीय पद्धति में जिसका कि हम अनुसरण करते हैं, कभी कभी ग्रह अपनी कक्षा में पीछे की ओर या वक्रीय गति में चलता हुआ दिखाई देते हैं। ऐसा हमें दिखाई देता है कि ये अपनी पीछे की ओर जा रहे हैं शायद, और वक्रीय गति में है। हमें इस विशिष्ट घटना का विचार ग्रहों के दो समूहों में करना पड़ेगा, एक आंतरिक ग्रह बुध और शुक्र, और दूसरा बाह्य ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि का समूह। ये हमने जब क्लासेस शुरू में की थी तो हमने बिल्कुल समझा था कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र, और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, मंगल और शनि। तो इसको हम आगे समझते हैं। तो कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स में इस बात को समझेंगे। चूंकि राहु और केतु का तो कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, अपितु ये गणितीय गणना में तो इसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे संवेदनशील बिंदु हैं और इनकी गति हमेशा ही वक्रीय होती है।
और ये मार्गीय गति में चलते हुए प्रतीत होते हैं। एक्चुअली तो यह घटना इन पर सूक्ष्म रूप से लागू होती है। अब इन्होंने देखो यहाँ पर भी ये बता दिया कि राहु और केतु भी कभी कभी हमें ऐसे महसूस होते हैं कि ये मार्गी हो गए, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से होती है। अगर हम पंचांग में भी इसको नोटिस करेंगे तो हार्डली 3 से 4 दिन के लिए बिल्कुल ये ऐसे लगते हैं कि जैसे मार्गी हो गए हैं। पर क्या ये मार्गी होते हैं? तो बार बार किताब में भी लिखा जा रहा है प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का मतलब क्या हो गया कि कुछ कोणीय दूरी, कोणीय आधार ऐसा बनता है जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये वक्रीय हो गए और ये मार्गीय हो गए। राहु और केतु की कक्षा का अन्य ग्रहों की कक्षाओं के भांति अंडाकार होने के कारण उनकी कक्षीय गति भी परिवर्तनशील होती है। अब राहु और केतु सब जानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो वो कटान बिंदु जो चंद्रमा का पथ और पृथ्वी का पथ सूर्य के चारों ओर घूमते समय है, तो वो केवल एक कटान बिंदु है। इनका कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, इनकी कोई पिंड नहीं है, ये केवल एक आभासीय बिंदु है। जहां पर कट लगेगा वहीं पर राहु, आगे राहु और पीछे केतु की स्थिति बनती है। तो क्योंकि चंद्रमा इस स्थिति में पीछे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि राहु पीछे की ओर, यानी कि वक्रीय स्थिति में घूम रहे हैं। अब देखिए यहां पर और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कैसे। बुध और शुक्र क्योंकि आंतरिक ग्रह हैं, जब ये सूर्य से आगे होते हैं तो वक्रीय हो जाते हैं। इस स्थिति को आप ये समझ लीजिए कि बुध और शुक्र 2 छोटे बच्चे हैं, और जब वो 2 छोटे बच्चे अपने पिता से यानी कि सूर्य से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पिताजी वापस बुला लेते हैं, कहते हैं वापस आओ, चलो साथ साथ चलना है, दूर नहीं जाना। उस स्थिति को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए जब ये सूर्य से आगे होते हैं तो वक्रीय हो जाते हैं। मंगल, गुरु और शनि क्योंकि बाह्य ग्रह हैं, इनका ये भी क्या होता है, इनकी सबकी कोणात्मक दूरी दे रखी है। अब कह रहे कि जब सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में हो, या दूसरे शब्दों में कहे तो ये ग्रह सामान्यतः सूर्य से 120 डिग्री से 240 डिग्री तक दूर हो तो वक्रीय कहे जाते हैं, हो जाते हैं। सौर मंडल में घटित होने वाली यह घटना तो हम यहाँ रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पर हम एक चित्र देखेंगे जिससे हमें ये चीज समझ आएगी कि प्रेक्षक जब ग्रहों को देख रहा है पृथ्वी से तो किस तरह से कोणीय दूरी का आधार बनता है और वो ग्रह वक्रीय प्रतीत होता है। एक्चुअली वो वक्रीय हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सूर्य दिखाया है इस चित्र में मध्य में, और उसके सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पथ दिखाया है, जहां पर कुछ दूरी पर डॉट्स लगा दिए हैं और उन डॉट्स को लिख दिया है A, B, C, D, E, F और G। इसी तरह से मंगल ग्रह का भी पथ बना दिया गया और मंगल ग्रह पर भी उतने ही 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G तक बिंदु बना दिए। और जब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके जो कोण हैं वो देखिए यहाँ मिल रहे हैं, और मिलते समय ऐसा लगता है कि कहीं ये उल्टा तो नहीं चलने लगा। ठीक है, तो बहुत सारे भौतिक शास्त्रियों ने इसकी पूरी गणना करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि ये जो वक्रीय अवस्था है जो हमें यहाँ पृथ्वी से देखने पर लगता है वो एक्चुअली में तो ग्रह अपनी सही स्थिति में बिल्कुल जा रहा है, लेकिन पृथ्वी से कुछ दूरियों पर ऐसी कोणात्मक अंश बनते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि रास्ता उल्टा तो नहीं हो गया या वक्रीय तो नहीं हो गया।
ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने जब फलित के दौरान गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जिस भाव से वो वक्रिय हुआ है, जिस राशि से वक्रिय हुआ है, उसके फल भी देगा, तो वो फलित का हिस्सा है। क्यों देगा? क्योंकि वो ऑलरेडी उसी राशि में है। जैसे इन दिनों गुरु बृहस्पति कर्क राशि से वक्रिय होकर मिथुन राशि में आए हैं, तो गुरुजी हमेशा क्या कह रहे हैं कि कर्क राशि के ही फल देगा। एक्चुअली वो कर्क राशि में ही है। ये मिथुन राशि में आना तो ये एक प्रतीति है जो कोणात्मक दूरी के आधार पर हमें समझना चाहिए। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो गणितीय गणनाएं देखनी है, कह रहे हैं कि बुध की सूर्य से अधिकतम 27 डिग्री तक और शुक्र अधिकतम 47 डिग्री तक दूर हो सकता है। इसी चीज को जब हम कुंडली पे समझते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं ना कि सूर्य अगर किसी भाव में है तो बुध मैक्सिमम 2 हाउसेस दूर आगे या पीछे जा सकता है, और शुक्र मैक्सिमम 3 घर दूर जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। हमेशा शुक्र और बुध सूर्य के पास ही रहते हैं। इस चीज को हम फलित के दौरान हमेशा समझते हैं कि संपातिक काल कम होने के कारण ये ग्रह तीव्र गति से सूर्य से आगे निकल तो जाते हैं, पर आगे अपनी अधिकतम दूरी पहुंचने पर वक्रीय हो जाते हैं, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यानी कि बुध केवल 27 डिग्री तक दूर जा सकते हैं और शुक्र मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? 47 डिग्री तक, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। इसीलिए कुंडली में देखने पर भी हम हमेशा बुध और शुक्र को सूर्य के अगल बगल वाले भावों में, या तो सूर्य के साथ ही बैठे होंगे बुध और शुक्र, दूर जाएंगे तो एक भाव आगे या एक भाव दूर, या बुध के लिए बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 घर आगे जा सकते हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। फिर इसी तरह से शुक्र को भी हम केवल 3 घर आगे या 3 घर पीछे तक ही मान सकते हैं। अब ये तो थी आंतरिक ग्रहों की बात। अब यहाँ पे फिर से यही बात रिपीटली कर दी है कि बुध जब सूर्य से 15 डिग्री से 27 डिग्री की दूरी पर होता है तो वह वक्रीय हो जाता है, और सूर्य से लगभग इतने ही अंश पीछे पर मार्गीय हो जाता है। इस प्रकार शुक्र की बात बताई, जब सूर्य से 27 डिग्री से 47 डिग्री तक आगे होगा तो वक्रीय हो जाएगा, और सूर्य से लगभग इतने ही अंश पीछे आने पर मार्गीय भी हो जाता है। सामान्यतः सूर्य से दूसरे भाव में होने पर बुध वक्रीय होता है और 12वें भाव में आने पर पुनः मार्गीय हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार शुक्र को बताया है, तो शुक्र सूर्य से दूसरे या तीसरे भाव में होने पर वक्रीय होता है और 11वें या 12वें भाव में आने पर पुनः मार्गीय हो जाता है। तो हमें इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कुंडली में देखते ही हम कैसे समझे कि ग्रह मार्गीय है या वक्रीय है। तो अगर यहाँ ये जो साफ साफ लिखा है, पुस्तक का हमें आधार जरूर ले लेना चाहिए पढ़ते समय, कि सूर्य से दूसरे भाव में बुध वक्रीय हो जाता है, 12वें भाव में आने पर पुनः मार्गीय हो जाता है। इसी प्रकार शुक्र के लिए बताया है, दूसरे या तीसरे भाव में वक्रीय हो जाता है और 11वें या 12वें भाव में आने पर पुनः मार्गीय हो जाता है। अब राहु और केतु के बारे में दोबारा बात की है। कहते हैं कि राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व ना होने से वह सदैव वक्रीय गति में होने के कारण यह आभास उन पर लागू नहीं होता, लेकिन यह प्रतिक्रिया राहु केतु पर बहुत थोड़े समय के लिए लागू होती है जब वह अपनी कक्षा में मार्गी प्रतीत होते हैं। देखिए बार बार लिखा गया प्रतीत होते हैं, ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि ये मार्गीय हो गए। ठीक है। यह आभास इसलिए होता है क्योंकि राहु और केतु को भी ग्रहों की भांति अपनी एक कक्षा दी गई है। चलिए यहाँ पर अभी हमने बात कर ली बुध और शुक्र की, तो आइए बात करें आगे कि बुध और शुक्र आंतरिक ग्रह हैं, जब ये सूर्य से आगे होते हैं तो वक्रीय हो जाते हैं। मंगल, गुरु और शनि की भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जब ये सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें भाव में हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो
सूर्य से 120 डिग्री से 240 डिग्री तक दूर होते हैं तो वक्रीय हो जाते हैं। अब कुंडली में कैसे समझे इसे, कि माना सूर्य से शनि, कौन कौन से भाव बोले इन्होंने, 5 घर, 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर शनि महाराज आ जाए, या फिर गुरु महाराज आ जाए, या फिर मंगल महाराज आ जाए, तो ये वक्रीय स्थिति होगी। या फिर यहाँ पर आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए। ठीक है, तो माना जाएगा सूर्य से दूर, इतने दूर होने पर तो क्या कोणात्मक दूरी बनती है, 120 डिग्री से 240 डिग्री तक। तो अगर ये अवस्था है तो कहा जाएगा कि ये ग्रह क्या है, वक्रीय अवस्था में है। ये किन के लिए बात की गई है, ये बाह्य ग्रहों के बारे में बात की गई है, बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल, गुरु और शनि। तो कह रहे हैं कि सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें भाव में होने पर, या दूसरे शब्दों में कहें 120 से 240 तक दूर होते हैं तो वक्रीय कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी चार्ट में देखा कि, और हम कह रहे हैं ये तो 4 घर ही दूर है, तो फिर वक्रीय क्यों हो गया। ऐसी कुंडली भी हो सकती है। तो आपने उस समय दोनों ग्रहों के अंशात्मक मानों पर गौर कर रहे हैं कि अंशात्मक मान कितने हैं। जैसे अगर सूर्य 2 डिग्री के हैं और शनि 1 2 3 4 चौथे ही घर में 4 डिग्री के हैं, तो अंशात्मक मान ऑटोमेटिकली 120 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। तो हमें ये समझना चाहिए 2 डिग्री के होने का मतलब यानी कि 28 डिग्री तो अभी ये भाव पूरा चलना है, 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, तो 100 लगभग 120 तो यहीं पर आने पर हो गया, तो यहाँ पर तो 122 डिग्री हो गया। तो ये प्रश्न मेरे पास एक बार किसी ने पूछा कि आप कैसे कह रहे हो कि 5वें भाव में आने पर वक्रीय होगा, ये तो अभी चौथे भाव में है। तो उनके अंशात्मक दूरियों को हमें समझना चाहिए कि अगर चौथे में भी है तो अंशात्मक दूरी तो उतनी बन रही है ना, तो 122 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो कह रहे हैं कि बाह्य ग्रहों को कैसे समझे कि 120 डिग्री से 240 डिग्री दूर होने पर ये वक्रीय अवस्था में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम पंचांग के पेज पर कैसे देखें। पंचांग में भी तो हमें देखना सीखना चाहिए कि कैसे देखें। तो हमें सबको पता है कि इन दिनों गुरु बृहस्पति वक्रीय अवस्था में है। तो चलिए इनको पंचांग के पेज पर देखते हैं। थोड़ा जूम कर दूंगी, 1 मिनट में पहले आप लोगों को दिखा दूं। देखिए हम लोग तारीख नोट कर रहे हैं आज की। आज तारीख है, ये पेज है फरवरी का। देखिए यहाँ लिखा है फरवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और आज तारीख है 18 फरवरी को हम, और आगे के दिनों को में भी हम नोटिस करेंगे कि गुरु बृहस्पति के भुगांश क्या कह रहे हैं, क्या वो वक्रीय अवस्था में दिखा रहा है पंचांग हमें। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बृहस्पति की टेबल यहाँ दी गई है। तो जब हम बृहस्पति की टेबल को फरवरी 1 तारीख से ही नोटिस करने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए लिखा है 2 23 8 13। तो 2 23 8 13 का अर्थ हो गया कि 2 राशि पर यानी कि मिथुन राशि में 23 डिग्री और 8 मिनट। फिर 2 फरवरी पे आ जाते हैं। तो 2 फरवरी पर यहाँ पर देखेंगे तो 2 23 1 35, ऊपर 8 है नीचे 1 हो गया, तो हम समझ रहे हैं कि ये अंशात्मक मान घट रहे हैं। फिर 3 तारीख को देखिए 2 22 55 5, तो 23 से 22 पर आ गया, यानी कि ये तो घट रहे हैं, यानी कि ये वक्रीय अवस्था है, इसलिए घट रहा है मान। लेकिन क्या ये बुध में भी हो रहा है? तो बुध में देखिए क्या हो रहा है, 2 तारीख को 9 27 था तो 9 28 हुआ, तो बुध तो वक्रीय अवस्था में नहीं है ना, ये तो मार्गीय अवस्था में है, इसलिए मान इनके बढ़ रहे हैं। लेकिन बृहस्पति के घट रहे हैं, इसका मतलब है कि बृहस्पति रेट्रो चल रहे हैं। रेट्रो मतलब वक्रीय अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इनके अंशात्मक मान घट रहे हैं। तो देखिए 55 से 48 हो गया, 48 से 42, 42 से 36,
36 से 30 करते करते यहाँ ये कौन सी तारीख आ गई, 13 तारीख को नोटिस कर लेते हैं। 13 तारीख पे 2-21-57, 22 डिग्री से 21 डिग्री पे आ चुके हैं। तो पंचांग में देखने पर भी हमें ये अवस्था समझ आती है। और आज हम 18 तारीख को देख रहे हैं, तो गुरु बृहस्पति का तो 2 राशि पार 21 डिग्री 35 मिनट पर है। तो पंचांग में भी हमें रेट्रो अवस्था बहुत आसानी से देखने को समझ आ जाती है कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह रेट्रो होते हुए भी कितने डिग्री पर हमें प्रतीत हो रहा है, तो वो पंचांगों में लिखा रहता है। तो अगर रेट्रो से संबंधित कोई भी अभी आप लोगों के मन में प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छवि जी, वो जो आपने अभी पीछे जो चार्ट पे किया था वो हाँ जी। 122 कैसे आया? देखिए वहां पर मैंने आपको ये बताया कि सूर्य 2 डिग्री 2 डिग्री के हैं माना। हाँ, सूर्य 2 डिग्री के हैं, तो अगर सूर्य 2 डिग्री के हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठे हैं, यानी कि 28 डिग्री उन्हें अभी और चलना है। और हम कह रहे हैं शनि यहाँ पर है चौथे घर में, ठीक है। तो 28 डिग्री और 30 डिग्री का ये वाला खाना, फिर 30 डिग्री का ये वाला खाना, ठीक है। और चौथे घर में ये बिल्कुल 28 डिग्री पे बैठे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर कितना, तो ये हो गए 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 28 डिग्री। 90 कैसे हुए वो? देखिए 28 मान लीजिए कि ये 30 ही है, 2 डिग्री कम हो जाएगा तो 90 तो यहीं पर हो गया ना। 88 हुआ ना ये? आप बताइए। 88 डिग्री हुआ ना? हाँ, तो इसको भी तो जोड़ लीजिए ना। तो 112 बन रहा है। हाँ जी, 112 बन रहा है। तो लगभग अंशात्मक मान इस तरह का रहा है इसका कि वो बिल्कुल ऐसे लगभग 120 का ही बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे 1 2 3 4 5 बिल्कुल अंशात्मक मान यहीं पर हो, तो उसमें हमें अंशात्मक मानों को ही कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए कि क्या अंशात्मक मान ऐसे बन रहे हैं। तो कई बार ऐसे चौथे घर में भी ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें फिर ये समझना चाहिए कि क्या वो ग्रह बहुत पास है उसके, ठीक है। उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने किया हो करते समय, है ना। उसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको अंशात्मक मानों में दूरी निकालने पर पता चल जाएगा कि ग्रह कितनी दूरी पर बन रहा है, ठीक है। ओवरऑल 120 से कम पे वो रेट्रो नहीं होगा, और 120 से 240 के बीच में ही वक्रीय अवस्था बनती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? दीदी नमस्ते। जैसे मान लीजिए कि आप बोली कि गुरु मेष वृष मिथुन राशि में है, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 ही लिखा था, तो क्या एक घर आगे हमेशा रहता है क्या दीदी? मैं आपके प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाई हूँ भैया, एक बार आप प्लीज, जैसे जैसे हमने आप अभी पंचांग में दिखाई थी कि गुरु हाँ की जी, अवस्था क्या है, हाँ इस तो समय यहाँ क्या पर है, जैसे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब हो गया 2 राशि पार हो चुके हैं। अच्छा, 2 राशि पार मतलब मेष वृष मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरु, ऐसा ना मिथुन दीदी? राशि में, हाँ जी। धन्यवाद 2 दीदी। राशि पार करके इतने डिग्री इतने मिनट और इतने सेकंड पर है, धन्यवाद दीदी। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्रह छवि जी, तो वक्री ग्रह शुभ फल देते हैं कि अशुभ? देखिए ये तो फलित का हिस्सा हो गया, ये तो गुरु जी बताएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था उससे काफी पता चलता है कि हाँ कुछ स्ट्रेंज फल तो देते हैं। हम ये बात गुरु जी बताएंगे जब फलित पढ़ाएंगे। का जवाब दे देते हैं। हाँ जी। बकरी ग्रह फल ज्यादा देते हैं, सामान्यतः बात है। सामान्य परिस्थितियों में बकरी ग्रह फल काफी ज्यादा देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यदि वह ग्रह शुभ ग्रह है तो बहुत अधिक शुभ फल देता है। यदि शुभ फल देने वाला ग्रह है तो काफी शुभ फल देगा। यदि वह ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो काफी अशुभ फल देगा।
अब वक्री ग्रह किसी विशेष नियमों के आधार पर आलोक में कुछ स्थितियां जो दिखती है वैसा फल नहीं मिलता, और वह विशेष नियम होते हैं, वह वर्गीय आधार लेकर के, अंशात्मक मन के आधार लेकर के, राशि का आधार लेकर के, उनकी स्थान बल को लेकर के कुछ विशेष नियम होते हैं। तो अब वक्री ग्रहों पर यदि क्लास हो फलादेश के लिए तो कम से कम 5-6 कक्षा हो जाएगा कि फलादेश में इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः एक वाक्य में आप लोग समझें कि वक्री ग्रह काफी बलवान हो जाते हैं, और वह जिस प्रकार के फल देने वाले होते हैं उसमें फल कुछ ज्यादा ही हो जाता है। स्थान के प्रभाव के कारण कुछ उनके गुण धर्म भी बदल जाते हैं, यह विशेष नियम है। और जहां पे विशेष नियम लागू होती है वहीं पे सामान्य नियम समाप्त हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी। इसीलिए ये जब हमने पहले पेज पर ये पढ़ा था, तो यहाँ पर भी देखिए क्या दिया कि जो बात की गई है रामचरितमानस की राम परशुराम चर्चा के बारे में, तो उसमें भी इसी तरह की बात बताई गई है कि इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो परोक्ष, गुप्त, अज्ञात और एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको समझना थोड़ा सा अलग है। तो वो गुरुजी कह ही रहे हैं कि क्लास करेंगे। अब बात आती है उदय एवं अस्त की। जैसे हमने कल कहा था कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज। एक तो था वक्रिय, और एक है उदय और अस्त होना ग्रहों का, और एक पढ़ेंगे ग्रह युद्ध। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है उदय या अस्त होना। अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए जब कोई ग्रह सूर्य के अति निकट आ जाता है तो वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे स्ट्रीट लाइट पे जो बड़े बड़े हेलोजन बल्ब लगे होते हैं, और कभी कभी कीट पतंगे उनके इतने पास घूमते रहते हैं कि वो कीट पतंगे दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ वो थोड़े दूर हो तो दिखाई भी देते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि कार के अगर हेडलाइट ऑन है और आप बिल्कुल उस हेडलाइट के सामने खड़े हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। होता है ना ऐसा कि अगर कोई हेडलाइट, कार में कोई बैठा है और उसने अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर दिया है, तो उसकी रोशनी के प्रभाव में या तो आपको दिखाई नहीं देता और या फिर ये नहीं समझ आता कि क्या है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जब कोई ग्रह सूर्य के अति निकट आ जाता है तो वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी से ही देख रहे हैं ना ग्रहों को, क्योंकि सूर्य की रोशनी में उसका अस्तित्व ढक देती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसका अस्तित्व ढक देती है। जब कोई ग्रह सूर्य से युति के कारण पृथ्वी से नहीं दिखता तो यह घटना उस ग्रह की सूर्य से अस्त होना कहलाती है। लेकिन जैसे ही ग्रह उस सूर्य से थोड़ा दूर होने लगता है तो पुनः दिखाई देने लगता है, तो यह अवस्था ग्रह का उदय होना कहलाता है। तो उदय और अस्त को समझना तो बहुत आसान है कि सूर्य के बहुत पास होंगे तो अस्त हो जाएंगे, लेकिन दूर, थोड़ा दूर होंगे। तो अब क्या है कि किसी भी ग्रह की अस्त होना उस ग्रह का ग्रस्त होना ही कहलाता है, और विभिन्न ग्रहों को अस्त होने के लिए सूर्य और ग्रह के मध्य भोगात्मक दूरी इस प्रकार से है। अब यहाँ पर एक टेबल बनाकर बताया गया है कि कितने डिग्री तक कोई ग्रह अस्त रहेगा। जैसे सबसे पहले चंद्रमा के बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर सूर्य से 12 डिग्री तक है तब उसको अस्त मानिए, उसके बाद वो जैसे ही 12 डिग्री क्रॉस किया उदय हो जाएगा। और एक और टेबल आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी। तो ये जो चंद्रमा की अवस्था है ये केवल 2 दिन तक ही हो सकती है। ठीक है, दोनों टेबल्स को हम मैच करते हुए पढ़ते चले जाएंगे कि
कितने दिन तक ये चंद्रमा अस्त अवस्था में रह सकता है। देखिए अमावस्या पर क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के भोगांश बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, और जब इनके भोगांश बराबर हैं तो बिल्कुल एक ही स्थान पर दोनों खड़े हुए हैं, तो उस समय चंद्रमा अस्त स्थिति में है। और जैसे ही ये 12 डिग्री क्रॉस करेगा, चंद्रमा बाहर निकलेगा तो उदित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मंगल के लिए क्या कहा गया है? मंगल 17 डिग्री तक अस्त रहते हैं। ठीक है, और मंगल के लिए ये अवस्था 118 दिनों की बनती है। क्यों? मंगल थोड़ा सा स्लो चलते हैं। अब चंद्रमा के लिए 2 क्यों बनती है और मंगल के लिए 118 क्यों बनती है? इसलिए बनती है क्योंकि चंद्रमा तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत तेजी से आगे चलते हैं, इनको तो स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन मंगल की स्पीड चंद्रमा के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो 118 दिन तक ये अस्त हो सकते हैं। इसी तरह से देखिए, सूर्य से 17 डिग्री तक के अंश पर मंगल को अस्त माना जाए, उसके बाद क्रॉस करते ही ये उदय हो जाएंगे। बुध को कैसे माना जाए? बुध के लिए 2 कंडीशन दी है। कहा है कि अगर बुध मार्गीय अवस्था में है तो 14 डिग्री तक अस्त रहेगा। पुस्तक ये कह रही है, कुछ और पुस्तकों में ये 12 डिग्री 13 डिग्री कहीं कहीं पे वेरिएशन आपको मिलेगा। वक्रीय अवस्था में 12 डिग्री तक इसको अस्त माना जाए। इसी तरह से अब देखिए यहां पर अगर हम इस टेबल में देखें तो कितने दिन का हो सकता है ये जो डिग्री का मान है, ये 11 से 20 डिग्री तक, 20 दिनों तक, और वक्रीय अवस्था में 21 से 33 दिनों तक अस्त अवस्था हो सकती है। इसी चीज को अगर हम बृहस्पति देव के लिए देखें तो 11 डिग्री तक बताया गया है कि ये अस्त हो सकते हैं, और शुक्र देव के लिए 10 डिग्री और शनि देव के लिए 16 डिग्री तक। अगर इन्हीं को हम दिनों के हिसाब से देखें तो बृहस्पति 28 दिनों तक अस्त हो सकते हैं। सूर्य के बहुत पास 11 डिग्री तक अस्त है, तो 11 डिग्री का मतलब वो 28 दिनों तक इस अवस्था में रह सकते हैं। 28 दिन बाद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। शुक्रदेव कितने डिग्री तक हो सकते हैं? उनको 53 डिग्री बोला गया है मार्गीय अवस्था में, और वक्रीय अवस्था में केवल 5 दिन ही ये अस्त रह सकते हैं। इसी तरह से शनिदेव को बताया गया है कि सूर्य से 16 डिग्री की तक ये अस्त हो सकते हैं, लेकिन उसका दिनों का देखेंगे तो 57 दिन। 16 डिग्री क्रॉस करते ही शनिदेव उदय हो जाते हैं, और ये अवस्था इनकी केवल 57 दिनों तक रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात लिखी है कि वक्रीय गति में मंगल, बृहस्पति और शनि कभी भी अस्त नहीं होते, क्योंकि वे सूर्य से दूर होने पर ही वक्रीय होते हैं। यद्यपि सीधी या वक्रीय गति में ग्रहों के अस्त होने के लिए उनकी उपरोक्त सूर्य से अंशात्मक दूरी के विषय में भी मतांतर है। मतांतर जैसे अभी मैंने कहा, किसी किसी बुक में ये डिग्रियां 1-2 डिग्री आगे पीछे भी लिखी मिल सकती है। इसीलिए किताब में भी ये बात मेंशन की गई है कि जैसे अगर आप बृहत्पराशर शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उनमें हो सकता है 1-2 डिग्री आगे पीछे लिखा हो, या सारावली ही पढ़े या मानसागर, तो उनमें तो 1-8 डिग्री का थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही डिग्रियां दी गई हैं। ग्रह अपनी अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के लिए अस्त होते हैं। उनके अस्त होने की यह अवधि उनकी, अब यहाँ पे हमने निश्चित अवधि को पढ़ लिया कि कितने कितने दिनों के लिए ये ग्रह अस्त हो सकते हैं। तो हमें ये भी जरूर जानना चाहिए कि ग्रह अस्त है या नहीं है। पंचांगों में मेंशन किया होता है कि ये इन दिनों, वैसे तो आप लोगों को देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये समझ आने लगेगा कि ग्रह अस्त है या नहीं है, इसका भूगांश इतना बन रहा है, सूर्य का इतना है, बुध का इतना है, तो अच्छा अस्त है नहीं है। तो अस्त से संबंधित आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। कुछ जी पूछना? दीदी, अच्छे से समझ में आ गया महोदय जी। हाँ जी, धन्यवाद। इसी तरह से अगर हम ग्रह युद्ध को समझें तो ग्रह युद्ध को समझने के लिए हमने ये एक पेज लगाया है बुक पुस्तक से।
जब दो ग्रहों की युति हो जाए और उनमें इतनी युति हो जाए कि आपस में 1 डिग्री से भी कम की दूरी हो, मतलब बिल्कुल इतने क्लोज हो गए हैं कि 1 डिग्री से भी कम है। अब यहां पर उन्हें ग्रह युद्ध में होना कहा जाता है। देखिए यहां पर सूर्य को नहीं लिया, सूर्य के पास कहेंगे तो फिर वो अस्त अवस्था बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सूर्य के अलावा जो ग्रह हैं, जैसे माना गुरु और शुक्र ही किसी कुंडली में बहुत पास बैठे हैं और उनके अंशात्मक मान 1 डिग्री से भी कम है, तो वो आपस में ग्रह युद्ध में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब इनमें सूर्य को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सूर्य तो अस्त कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो ग्रहों की युति हो अर्थात आपस में 1 डिग्री से कम की दूरी हो, तो उन्हें ग्रह युद्ध में होना कहा जाता है। ग्रहों की इस स्थिति के प्रभाव और युद्ध में विजय और पराजय के विषय में मतांतर है। यदि तथापि ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह अपने स्वामित्व और कारक तत्व के सरोपकार के अनुसार फल देने में सक्षम नहीं होता। सामान्यतः यह माना जाता है कि जो ग्रह अंशों में कम होता है वह ग्रह ही ग्रह युद्ध में विजयी होता है। इस स्टेटमेंट को हमें समझना चाहिए कि जो अंशों में कम है वह ग्रह युद्ध में विजयी हो गया। यदि हम ग्रह युद्ध को ग्रहों की अस्त परिस्थिति के साथ जोड़कर देखें तो सूर्य से 1 डिग्री से कम दूरी पर ग्रह तो पूर्णतः बलहीन हो जाता है। जो फलित ज्योतिष और गोचर में ऐसा ग्रह कोई भी शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ग्रहों को समझना चाहिए कि क्या उनके बीच में अंशात्मक दूरी 1 डिग्री से कम बन रही है। अगर वो कम बन रही है तो यानी कि वो ग्रह युद्ध में है। तो यूजुअली ये कहा गया है जिसकी डिग्री कम है वो जीत जाता है। और एक और स्टेटमेंट बार बार आती है जो मैंने यहाँ पेन से लिखी है कि मंगल ग्रह युद्ध में नहीं हारता कभी भी। अगर मंगल किसी ग्रह के साथ ग्रह युद्ध में है और उसकी अंशात्मक दूरी का जैसे कहा गया है कि अंश जिसके कम होंगे वो जीत जाएगा, लेकिन अगर मंगल के अंश कम है तो मंगल को हारा हुआ नहीं मानते। मंगल अपने पूर्ण प्रभाव में रहता है, ठीक है। तो ग्रह युद्ध को कुंडली जब हम लोग देखते हैं और युति में है और अंशात्मक दूरियां बहुत कम है किसी ग्रह की, तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कहीं ये आपस में ग्रह युद्ध में तो नहीं है। क्योंकि फलित कहते समय हम जब ये गणित की व्यवस्था को भी समझते हैं तो हम फलित गुरु जी बार बार कहते ही हैं कि अच्छे से कह पाते हैं कि उनके आधार पर ही हमें फलित कहना चाहिए। तो फलित में ये बोला गया है कि अगर अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा क्लोज है तो ये समझ नहीं आता कि कौन सा ग्रह फल देगा। जिसके अंश कम है वो फल देगा अपनी दशा और अंतर्दशा। तो आशा है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। मैं अपना विचार बिल्कुल ज्यादा नहीं, दीदी, हम तो वेट कर रहे हैं आपके विचार का। यहाँ पर 2 बातों की चर्चा हुई मुख्यतः, 2 नहीं 3। एक बकरी ग्रह, दूसरा अस्त ग्रह, तीसरा ग्रह युद्ध। अस्त ग्रह के बारे में तो हमने अपने बात रख ही दिए, उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि यदि कोई ग्रह शुभ फल देने वाला है कुंडली में, चाहे वह पापक ग्रह ही क्यों न हो या शुभ ग्रह, अगर शुभ फल प्रदाता है और वह बकरी स्थिति में है तो वह काफी शुभ फल देगा। एक अपनी परिस्थितियों के अनुरूप थोड़ा सा वह मेहनत करवाता है लेकिन फल बड़े अच्छे देता है। यदि शुभग्रह ही बकरी क्यों न हो जाए, नैसर्गिक शुभग्रह, अगर वह पाप फल प्रदाता है तो अधिक पाप फल देता है। यह एक सामान्य नियम है। दूसरा, वही ग्रह जब ज्यादा काफी बलवान स्थिति में हो जाता है, अच्छी स्थिति में हो जाता है और बकरी होता है तो सीधे उल्टे फल देने लगता है। जैसे कि कोई ग्रह उच्च का हो जाए और बकरी हो जाए तो नीच के जैसे फल देता है।
ऐसा भी कहा गया है, और वह दिखता भी है साधारणतया लोगों में। अब इसके बाद में आते हैं अस्त ग्रहों पर। अस्त ग्रहों के लिए हम लोग आज के जमाने की परिप्रेक्ष्य की ही बात करते हैं, तो आज के जमाने में जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने 10 वाट का ट्यूबलाइट लगा हुआ है। सामान्यतः सभी के घरों में 9 वाट 10 वाट के बल्ब लगते हैं, हालांकि मेरे सभी घरों में 5 वाट का बल्ब लगा हुआ है। तो 5 वाट समझिए, 10 वाट समझिए। और नाइट बल्ब जो हम लोग लगाते हैं वह 0.5 होता है, यानी कि आधे वाट की होती है। इसको इसी बातों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं कि 10 किलो और 50 ग्राम, यानी कि जो 10 वाट माने उसको 10 किलो, हाफ वाट माने 50 ग्राम। अगर 10 किलो आप दूध किसी बाल्टी में रखते हैं और 50 ग्राम उसमें किसी प्रकार का रंग डाल देते हैं, तो दूध के रंग में हल्का प्रभाव तो बदल ही जाता है ना। हल्का भी कोई रंग डाल देंगे तो प्रभाव बदल जाएगा, लेकिन यह अपने प्रभाव को तो वहां नहीं दिखलाएगा ना। अगर हरा रंग अगर हल्का डाल दे दूध में, तो हरा रंग तो दूध दिखेगा ही नहीं, वह दूध दिखेगा सफेद ही, परंतु उसके सफेद गुण में थोड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हरे रंग का पूर्णतः अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अपने अस्तित्व को वह दूध को समर्पित कर देता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई ग्रह अस्त हो जाते हैं, जिससे बुध ही अस्त हो गया, तो बुध का स्वतंत्र प्रभाव समाप्त हो जाता है, वह सूर्य के गुणों में शामिल हो जाता है। इसीलिए तो फली ज्योतिष में यह बतलाया गया है कि सूर्य गुरु की युति, सूर्य बुध की युति। तभी तो अब सूर्य देव जो है वह अधिकार के कारक है, यश प्रतिष्ठा के कारक है, तभी तो बुद्धियादित्य योग बनता है जो प्रभावी भी होता है। सूर्य गुरु की युति, सूर्य शुक्र की युति, आप लोग देखेंगे शनि को ही लेते हैं, शनि सूर्य का परस्पर एक दूसरे के शत्रु है, और साथ में युक्त हो जाने पर भी तत्कालिक शत्रु हो गए, अति शत्रु हो गए। परंतु आप जिसके कुंडली में देखेंगे कि शनि सूर्य की युति है, वह व्यक्ति कर्तव्यशील है और अपने उत्थान के लिए जो भी काम करता है उसमें थोड़ी ईमानदारी ज्यादा ही दिखती है। हालांकि आलस्यपन होगा, वह अलग की बातें हैं, क्यों है, वह अलग की चीजें हैं, क्योंकि शनि अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन अब उसका प्रभाव सूर्य में शामिल हो गया। सूर्य उन्नति के कारक है, तो उन्नति में उसकी ईमानदारी दिखेगी, झलकेगी, झलकती भी है। यही है अस्त ग्रहों का गुणधर्म। अब आते हैं ग्रह युद्ध पर। तो ग्रह युद्ध सामान्यतः इक्के दुके कुंडलियों में देखने को मिलते हैं। सैकड़ों कुंडली देखेंगे तो एक आध कुंडली में कहीं ग्रह युद्ध देखने को मिले। तो फलित ज्योतिष में ग्रह युद्ध का उतना स्वतंत्र लोग नहीं ले पाता, परंतु प्रश्न कुंडली में इसकी बड़ी महत्ता है। यदि कार्य भाव का स्वामी या लग्नेश ग्रह युद्ध में है और वह युद्ध में अगर हारा हुआ समझा जा रहा है, तो संबंधित फल पूर्णतः समाप्त हो जाता है, नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया। तो अब हम आज की कक्षा के लिए में शामिल होने के लिए सभी सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं और कक्षा समाप्ति की घोषणा करना चाहते हैं। समय समाप्त। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशीर्वाद आशीर्वाद सभी को। रिकॉर्डिंग अभी बंद नहीं हुआ।